नमस्कार। आज हम चलेंगे 19वीं सदी में और मिलेंगे एक ऐसे जर्मन साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन से जिन्होंने विज्ञान की एक बहुत बड़ी गुत्थी सुलझाई थी। इनका नाम है रुडोल्फ क्लासियस और इनकी सबसे बड़ी देन है एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट। ये है रुडोल्फ क्लासियस। 1822 में जन्मे ये वो शख्स थे जिन्हें थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मागतिकी के संस्थापकों में से एक माना जाता है। और देखिए, उनका काम सिर्फ एक आइडिया तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने असल में एनर्जी और हीट को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले क्लासियस के दौर की बात करेंगे, फिर उस समय की सबसे बड़ी पहेली को समझेंगे। इसके बाद देखेंगे कि कैसे उन्होंने थर्मोडायनेमिक्स के 2 नियम दिए, एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट कैसे आया, और ये भी जानेंगे कि इसका असली मतलब क्या है। और आखिर में साइंस में उनके योगदान पर एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है रुडोल्फ क्लासियस और उस वैज्ञानिक माहौल से जिसमें वो काम कर रहे थे। 19वीं सदी का बीच का दौर, मतलब बड़ा ही रोमांचक समय था। चारों तरफ स्टीम इंजन चल रहे थे और साइंटिस्ट्स ये समझने में लगे थे कि ये जो हीट है यानी ऊष्मा, ये आखिर है क्या और इससे काम होता कैसे। नए नए आइडियाज तो बहुत आ रहे थे, लेकिन उनमें कोई तालमेल नहीं था, बल्कि कहें तो एक तरह का कन्फ्यूजन था। और यही कन्फ्यूजन उस समय की सबसे बड़ी साइंटिफिक पहेली थी। हीट को लेकर 2 बहुत ही जरूरी आइडियाज थे जो एक दूसरे को काटते हुए लगते थे। देखिए, हुआ ये कि 1824 में एक फ्रेंच इंजीनियर थे, साडी कार्नोट। उन्होंने बताया कि कोई भी हीट इंजन काम कैसे करता है। उनके हिसाब से काम तब होता है जब हीट किसी गर्म जगह से ठंडी जगह की ओर बहती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी ऊंचाई से नीचे बहता है। फिर करीब 20 साल बाद 1843 में जेम्स जूल ने एक्सपेरिमेंट्स करके साबित किया कि एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, वो बस एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है। अब यहीं पर वो विरोधाभास था, और वो भी बहुत गहरा। कार्नोट का आइडिया एक पुरानी सोच पर आधारित था कि हीट कैलोरिक नाम का एक तरल पदार्थ है जो हमेशा बचा रहता है, मतलब इंजन में जितनी हीट गई उतनी ही बाहर आ गई। लेकिन जूल के एक्सपेरिमेंट्स तो कुछ और ही कह रहे थे। वो साबित कर रहे थे कि हीट को काम में बदला जा सकता है। अब अगर हीट काम में बदल गई तो फिर वो बची कैसे? इसका मतलब तो ये हुआ कि हीट खुद एनर्जी का ही एक रूप है। तो सवाल ये खड़ा हो गया कि साइंस के ये 2 बड़े बड़े आइडियाज एक साथ सच कैसे हो सकते हैं? अगर हीट काम में बदल रही है तो वो कंजर्व्ड यानी संरक्षित कैसे है, और अगर वो संरक्षित है तो फिर उससे काम कैसे हो रहा है? बस इसी पहेली को सुलझाने का जिम्मा उठाया रुडोल्फ क्लासियस ने। और क्लासियस ने इस प्रॉब्लम का जो सल्यूशन निकाला वो कमाल का था। उन्होंने थर्मोडायनामिक्स के नियमों को एक नया रूप दिया और साइंस को एक मजबूत नई बुनियाद दी। साल था 1850 जब क्लासियस ने अपना एक बहुत ही जरूरी रिसर्च पेपर पब्लिश किया। नाम था ऑन द मूविंग फोर्स ऑफ हीट। इसी पेपर में उन्होंने दिखाया कि कार्नोट और जूल दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही थे, बस उन्हें एक साथ देखने के लिए एक नए नजरिए की जरूरत थी। क्लासियस का तरीका बहुत साफ था। उन्होंने कहा, पहला नियम ऊर्जा की क्वांटिटी यानी मात्रा के बारे में है, मतलब जूल सही थे, एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड रहती है। लेकिन फिर उन्होंने एक दूसरा नियम दिया जो एनर्जी की क्वालिटी और उसके बहने की दिशा के बारे में था। उन्होंने समझाया कि जब हीट काम में बदलती है तो सारी की सारी हीट काम में नहीं बदल सकती, उसका कुछ हिस्सा हमेशा बेकार हो जाता है। और बस यहीं पर कार्नोट का आइडिया फिट बैठता था। 1854 में क्लासियस ने अपने दूसरे नियम को इन आसान शब्दों में समझाया। इसका सीधा सा मतलब है कि हीट हमेशा गर्म से ठंडी चीज की तरफ ही जाती है। गर्म चाय का कप अपने आप ठंडा हो जाता है, लेकिन ठंडा कप अपने आप गर्म तो नहीं होता है ना। ऐसा करने के लिए बाहर से काम करना पड़ता है, जैसे फ्रिज करता है। ये नेचर का एक बहुत ही बेसिक नियम है जिसे क्लासियस ने पहली बार फॉर्मल तरीके से बताया। तो दूसरा नियम तो बन गया। लेकिन क्लासियस को लगा कि ये जो बेकार हो रही एनर्जी है या जो ऊर्जा बिखर रही है, उसे मापने के लिए भी कुछ होना चाहिए। और यहीं से जन्म हुआ एंट्रोपी का। क्लासियस समझ गए थे कि जब भी एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है तो कुछ एनर्जी काम करने के लिए उपलब्ध नहीं रहती, वो बस फैल जाती है, बिखर जाती है। इस बिखराव को नापने के लिए उन्होंने शुरुआत में एक बहुत लंबा सा जर्मन शब्द इस्तेमाल किया, वेरवांडलुंग्सइनहाल्ट, जिसका मोटा मोटा मतलब था ट्रांसफॉर्मेशन का कंटेंट। अब वो जर्मन शब्द बोलना भी मुश्किल था और याद रखना भी। तो 1865 में क्लासियस ने एक नया छोटा और कैची शब्द बनाया, एंट्रोपी। इसे एस सिंबल से दिखाया जाता है। आसान भाषा में कहें तो एंट्रोपी किसी भी सिस्टम में डिसऑर्डर यानी अव्यवस्था या बिखराव का माप है। ये उस एनर्जी की मात्रा है जिसे आप किसी काम में इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्लासियस ने बाद में खुद लिखा भी कि उन्होंने ये नाम क्यों चुना।
उन्होंने एंट्रोपी शब्द को ग्रीक शब्द ट्रोपी से बनाया, जिसका मतलब होता है बदलाव या ट्रांसफॉर्मेशन, और उन्होंने जानबूझकर इसे एनर्जी से मिलता जुलता रखा ताकि लोगों को याद रहे कि ये दोनों कॉन्सेप्ट एक दूसरे से कितने गहरे जुड़े हैं। इससे पता चलता है कि वो सिर्फ एक महान वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि एक अच्छे कम्युनिकेटर भी थे। तो चलिए अब जरा इस कॉन्सेप्ट को कुछ और आसान उदाहरणों से समझते हैं कि आखिर ये एंट्रोपी है क्या भला। वैसे ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारे चारों तरफ हर पल मौजूद है, बस हम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। एंट्रोपी को समझने के कई तरीके हैं। ये एनर्जी के फैलने का एक माप है, जैसे पानी में स्याही की बूंद का फैलना। ये किसी भी सिस्टम में डिसऑर्डर या बिखराव का भी माप है। ये हमें ये भी समझाता है कि क्यों कुछ चीजें सिर्फ एक ही दिशा में होती हैं। जैसे एक कप टूट तो सकता है, लेकिन टूटा हुआ कप अपने आप वापस जुड़ नहीं सकता। और सबसे जरूरी बात यह है कि किसी भी बंद सिस्टम, जैसे कि हमारा यूनिवर्स में, टोटल एंट्रोपी वक्त के साथ हमेशा बढ़ती ही जाती है। इसे समझने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। सोचिए जरा, हमारे पास ताश की गड्डी है, बिल्कुल सलीके से क्रम में रखी हुई। इसे कहेंगे लो एंट्रोपी, यानी इसमें बहुत व्यवस्था है, ऑर्डर है। अब अगर हम इन पत्तों को हवा में उछाल दें या फेंट दें तो क्या होगा? वो बेतरतीब बिखर जाएंगे, है ना? बस यही है हाई एंट्रोपी की स्टेट। मतलब नेचर में चीजें हमेशा व्यवस्था से अव्यवस्था की ओर ही जाती हैं। वैसे क्लॉसियस का योगदान सिर्फ थर्मोडायनामिक्स के 2 नियमों और एंट्रोपी तक ही नहीं था। उनकी वैज्ञानिक विरासत बहुत बड़ी और प्रभावशाली है। चलिए उनके कुछ और बड़े कामों पर एक नजर डालते हैं। एंट्रोपी के अलावा उन्होंने गैसों के काइनेटिक सिद्धांत में भी बड़ा योगदान दिया। उन्होंने मीन फ्री पाथ का आइडिया दिया, जो बताता है कि गैस का एक मॉलिक्यूल टकराने से पहले औसतन कितनी दूर चलता है। इसके अलावा उन्होंने क्लासियस-क्लैपेरॉन रिलेशन भी डेवलप किया, और विरियल थ्योरम जैसा उनका काम आज भी फिजिक्स में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अपने 1865 के उसी पेपर में क्लासियस ने थर्मोडायनामिक्स के दोनों नियमों को इन 2 छोटे लेकिन बहुत गहरे वाक्यों में समेट दिया। पहला, यूनिवर्स की टोटल एनर्जी हमेशा फिक्स रहती है, ये न बनती है न खत्म होती है। ये है पहला नियम। और दूसरा, यूनिवर्स की टोटल एंट्रोपी यानी कुल अव्यवस्था हमेशा अपने मैक्सिमम की ओर बढ़ रही है। ये है दूसरा नियम। और क्लासियस का ये दूसरा वाक्य हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर पूरा यूनिवर्स लगातार ज्यादा से ज्यादा डिसऑर्डर की तरफ बढ़ रहा है, तो इसका आखिर में क्या होगा? क्या एक दिन सब कुछ एक समान तापमान पर आकर रुक जाएगा, जिसे हीट डेथ भी कहते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो साइंस और फिलॉसफी दोनों की सीमाओं को छूता है, और इस सोच की शुरुआत का श्रेय रुडोल्फ क्लासियस को ही जाता है।